हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो अभी तक हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर दो वीडियोस देखे थे। तो हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करी थी। तो आज के वीडियो में भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में जिस कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहली कंसंट्रेशन है दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो है इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। क्या होती है स्ट्रेंथ? तो देखो, स्ट्रेंथ के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं रटना। अगर तुम्हें इसका यूनिट पता है ना, तो तुम अपने आप फॉर्मूला जनरेट कर लोगे। अब देखो, इसका यूनिट पता होना जरूरी है। सिर्फ अगर तुम्हें यूनिट पता है तो तुम अपने आप फॉर्मूला जनरेट कर लोगे। तो स्ट्रेंथ का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। इसका यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। अब तुम्हें अपने आप फॉर्मूला बनता हुआ दिख भी रहा होगा। देखो कैसे, यहां क्या है, ग्राम पर लीटर। बोले तो ग्राम बाय लीटर। तो देखो, बाय से पहले है ग्राम और बाय के बाद क्या है, लीटर है। हमें पता है जो चीज बाय से पहले होती है वो कहां आती है, वो आती है न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर में क्या है, ग्राम है। ग्राम किसके लिए होता है, ग्राम होता है वेट के लिए। तो न्यूमरेटर में आ गया वेट। और बाय के बाद क्या है, बाय के बाद है लीटर। तो लीटर कहां आएगा, लीटर आएगा डिनोमिनेटर में। और हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, न्यूमरेटर में हम हमेशा सॉल्यूट लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्यूशन। तो न्यूमरेटर में जो वेट होगा, ये वेट किसका होगा, ये वेट होगा किसका, वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि होता है ग्राम्स में। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि होगा लीटर्स में। तो हमारे पास स्ट्रेंथ का फार्मूला आ चुका है। क्या है स्ट्रेंथ का फार्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? देखो, ये हमारे पास स्ट्रेंथ का फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करके हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे पेस्ट कर देते हैं। देखो इससे फायदा क्या। अब सुनो बड़े ध्यान से सुनना। देखो, ये हमारे पास स्ट्रेंथ का फार्मूला है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको अगर मैं बड़ी चालाकी के साथ ऊपर नीचे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, बहुत ही चालाकी के साथ ऊपर और नीचे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो, यहां भी मैं क्या लिख लूं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड भी किससे कर दूं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से। तो ऊपर नीचे मैंने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से इसको मल्टीप्लाई करा। तो देखो अब यहां पे क्या हुआ, तो देखो कुछ बनता हुआ दिख रहा है, कुछ दिख रहा होगा यहां पे। देखो ये क्वांटिटी किसके बराबर आई, देखो ये क्वांटिटी किसके बराबर आ रही है, ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी आई है ये किसके बराबर आ रही है, ये इतनी सी क्वांटिटी किसके बराबर आ रही है, ये किसका फार्मूला आ रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसके बराबर आया ये, बिल्कुल सही, ये मोलैरिटी का फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आया, मोलैरिटी का फार्मूला। तो देखते ही देखते स्ट्रेंथ कब मम्मी बन चुकी तुम्हें पता ही नहीं चला। तो स्ट्रेंथ किसके बराबर हुई, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है? तो देखो हमारे पास स्ट्रेंथ का ये फार्मूला आया था। इस फार्मूला को अगेन हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको लेके चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे पास स्ट्रेंथ का फार्मूला था। अब इसी फार्मूला में मैं क्या कर रहा हूं, अब बड़ी चालाकी के साथ ऊपर नीचे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहले हमने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई किया था, तो स्ट्रेंथ बराबर आया था मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ऊपर नीचे इसी फार्मूला को बड़ी चालाकी के साथ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से ऊपर नीचे क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ अब क्या दिख रहा है,
कोई फॉर्मूला जनरेट होता हुआ दिख रहा है? क्या कोई फॉर्मूला जनरेट होता हुआ दिख रहा है? अगर तुम इतनी सी क्वांटिटी को दोबारा देखोगे, इतनी सी क्वांटिटी को दोबारा देखोगे, बताओ ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नहीं है? क्या ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नहीं है? तो देखते ही देखते अब स्ट्रेंथ नानी के बराबर हो चुकी है। नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास स्ट्रेंथ के फॉर्मूलाज आ चुके हैं। स्ट्रेंथ को हमने मोलैरिटी के साथ भी एंड नॉर्मेलिटी के साथ भी कंपेयर करके देख लिया है। तो ये था हमारे पास स्ट्रेंथ। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स आती है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखो, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मोल फ्रैक्शन को कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन को। ये एक ग्रीक लेटर है। क्या है ये? ग्रीक लेटर है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको ची बोलते हैं या शी बोलते हैं। अलग अलग कंट्री अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, पर हम क्या बोलेंगे? हम तो वही एक्स बोलेंगे, क्योंकि हमसे बोला भी नहीं जाएगा। तो देखो अब यहां पे है क्या? मोल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बोले तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है रेशियो। फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो। तो जब भी किसी चीज का रेशियो लिखो तो रेशियो को कैसे लिख दो? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो मतलब यहां पे रेशियो है। अब रेशियो है किसका? रेशियो है मोल्स का। तो न्यूमरेटर में भी क्या होगा? न्यूमरेटर में भी मोल होगा और डिनोमिनेटर में भी क्या होगा? मोल। अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है तो न्यूमरेटर में भी मोल एंड डिनोमिनेटर में भी मोल। तो आप लेट सपोज हमें किसी का मोल रेशियो निकालना है या फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। लेट सपोज हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमें डिफाइन करना है। तो देखो, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? हमें पता है न्यूमरेटर में भी मोल होंगे, डिवाइड पे न्यूमरेटर में भी मोल और डिनोमिनेटर में भी मोल। तो न्यूमरेटर में किसके मोल्स, किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? ए का मोल फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखें? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। न्यूमरेटर में तो लिख लिया, डिनोमिनेटर में क्या लिखें? क्या डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिखें? नहीं, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम? टोटल मोल्स। क्या लिखेंगे हम? टोटल मोल्स। क्या मतलब है टोटल मोल्स से? क्या मतलब है सर टोटल मोल्स से? तो देखो, टोटल मोल्स से क्या मतलब है? जब कभी भी हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम कभी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन नहीं निकालते। जब कभी भी हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, क्योंकि हम ज्यादातर मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूशन के अंदर डिफाइन करते हैं। और ज्यादातर जो हमारे पास नीट जेई लेवल पे सॉल्यूशंस होती है वो बाइनरी सॉल्यूशंस होती है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, दो कंपोनेंट है। अब लेट्स सपोज मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट ए का, तो मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स। अब मुझे बताओ टोटल मोल्स किसके लूंगा मैं? जितने कंपोनेंट है। कंपोनेंट कितने हैं? दो कंपोनेंट है, ए और बी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स की जगह क्या लिखूंगा? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। सिमिलरली अगर मुझसे पूछा होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ, तो कैसे लिखूंगा मैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स की जगह क्या आएगा? टोटल मोल्स की जगह क्या आएगा? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। ये होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ? मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हुआ। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हुआ। तो देखो, यहां से हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यहां से हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेट सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है हमें। लेट सपोज हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स। अब एक चीज हमें मोल फ्रैक्शन को लेकर याद रखनी है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ये कहां से कहां तक होता है? ये 0 से 1 के बीच होता है। मोल फ्रैक्शन जो होगा ये 0 से 1 के बीच लाई करेगा। तो देखो,
मोल फ्रैक्शन हमने कहा 0 से 1 के बीच लाई करेगा, तो कैसे देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स हमने कितने कंपोनेंट माने हैं, हमने 2 कंपोनेंट माने हैं। तो 2 कंपोनेंट कौन कौन सा था, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन 1 क्यों नहीं होगा, 0 से 1 के बीच ही क्यों होगा, 0 क्यों नहीं होगा, 1 क्यों नहीं होगा। तो देखो लेट्स सपोज हम मोल फ्रैक्शन को 1 मान लेते हैं कि 1 कर देते हैं मोल फ्रैक्शन को, या लेट्स सपोज हम मोल फ्रैक्शन को 0 कर लें या 1 कर लें। अगर हम मोल फ्रैक्शन को 1 कर देते हैं तो मोल फ्रैक्शन 1 कब होगा, मोल फ्रैक्शन 1 कब होगा, जब ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होंगे, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होंगे। बी को 0 करना पड़ेगा, अगर हम बी को 0 कर दें तो मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। तो देखो अगर हम बी को 0 कर दें तो क्या ये सॉल्यूशन रहा, क्या ये सॉल्यूशन रहा, सॉल्यूशन में एटलीस्ट 2 कंपोनेंट तो होने चाहिए, ये तो एक ही कंपोनेंट हुआ। तो यही रीजन है हम मोल फ्रैक्शन को 1 नहीं मानते, 0 से 1 के बीच मानते हैं। तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो सर 0 तो कर सकते हैं, 0 कर देते हैं। तो लेट्स सपोज हमें यही मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब हम इसको 0 कर रहे हैं, 0 करने के लिए हमें न्यूमरेटर क्या चाहिए, न्यूमरेटर में 0 चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ही नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर, बी प्रेजेंट होगा। अगर एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है तो क्या हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे, हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। यही रीजन है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच होता है, 0 से लेके 1 के बीच होता है। अब एक और प्रॉपर्टी जो मोल फ्रैक्शन होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी मोल फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इक्वल टू 1। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of all the components sum of mole fraction of all the components present in a solution किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी, अगर हमें किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो 0 से 1 के बीच आएगा, कभी 0 नहीं आएगा, कभी 1 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सारे कंपोनेंट्स को जोड़ दें तो उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होगा। तो हमारे पास कंपोनेंट कितने थे, हमारे पास कंपोनेंट थे 2। तो हम अगर ए का मोल फ्रैक्शन ले लें और बी का मोल फ्रैक्शन ले लें, 2 कंपोनेंट थे, इन दोनों को जोड़ दें तो इसका वैल्यू इक्वल आना चाहिए 1 के बराबर, इसका वैल्यू इक्वल आना चाहिए 1 के बराबर। तो क्या वैल्यू इक्वल 1 के बराबर आएगा, चेक कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स, बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। दोनों को सम कर दो, देखो न्यूमरेटर में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो न्यूमरेटर में आएगा Na प्लस Nb डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों जगह सेम टर्म है, Na प्लस Nb, तो डिनोमिनेटर में क्या ले लें हम, Na प्लस Nb, तो देखो सेम आ गया, इक्वल्स टू 1। क्या आ गया ये, इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन अगर एक कंपोनेंट का लेना है तो 0 से 1 के बीच आएगा, एंड मोल फ्रैक्शन अगर सम कर दें जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। एक और प्रॉपर्टी देखो, एक और प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ले लें, हमारे पास 2 कंपोनेंट थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो अगर हम इनका रेशियो ले लें वो होगा इक्वल टू इनके नंबर ऑफ मोल्स के। अगर हमने मोल फ्रैक्शन का रेशियो ले लिया तो वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा, और हम ये मान के चलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, और हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो क्यों, लेट्स सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमने मान लिया 0.5। अगर ऐसा दिया है, अगर क्वेश्चन में दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो कि है 0.5, तो इसका मतलब क्या है कि मोल फ्रैक्शन को डायरेक्टली क्या मान लोगे तुम, नंबर ऑफ मोल्स, वो भी किसके, ए के। तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन है कितने, 0.5। अगर इतनी सी इंफॉर्मेशन है तो देखो हम कितनी सारी चीजें यहां से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन है कितने हैं, 0.5, और हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है
कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सही। और यहां पे देखो हमें ए का मोल फ्रैक्शन पता है कितना है 0.5। क्या हम बी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? क्या हम बी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता है कितना है 1 माइनस 0.5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी कितना आ जाएगा 0.5। अगर बी का भी मोल फ्रैक्शन 0.5 आ गया तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ चुका है। क्या हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं बता सकते? क्या हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं बता सकते? तो जो मोल फ्रैक्शन होगा हमें चुपचाप उसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बता देंगे। वो भी कितना होगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये भी 0.5। तो देखो हमने कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, एक इंफॉर्मेशन से कितनी सारी इंफॉर्मेशन। तो जो नंबर ऑफ जो मोल फ्रैक्शन दिया होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल्स कर दो। अगर नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे इक्वल हो गए तो तुम्हें एक चीज और अच्छे से पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इक्वल्स टू 1। अगर ये तुम्हें पता है, ए के मोल फ्रैक्शन पता है, तो बी के मोल फ्रैक्शन आ गए, और अगर बी के मोल फ्रैक्शन आ गए तो बी के नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए तुम्हारे पास। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो इसको हम थोड़ा सा साइज का स्मॉल कर देते हैं, कुछ और चीज हम समझते हैं। इसको हम यहां इस कोने में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए इसको हम इस कोने में रख देते हैं, और हम एक और चीज लेते हैं। लेट सपोज हमें मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारे पास गिवन है 1/2। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन है हमारे पास 1/2। तो देखो अगर ऐसा दिया हो तो इसको कैसे डिकोड करें? तो देखो हमें एक चीज अच्छे से पता है, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपान में टोटल मोल्स। तो टोटल कंपोनेंट्स कितने हमारे पास, 2 कंपोनेंट है, तो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यही है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल्स है 1/2, किसके इक्वल्स है 1/2। और हमने कहा है जो भी मोल फ्रैक्शन दिया होगा उसको डायरेक्टली इक्वेट कर दो नंबर ऑफ मोल्स के। तो देखो यहां पे एन ए के मोल्स कितने हैं 1, और एन ए प्लस एन बी के मोल्स कितने हैं 2। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि एन ए के मोल्स है 1, और एन ए प्लस एन बी के मोल्स कितने हैं 2। और इसमें से भी एक चीज मुझे बड़ी अच्छे से पता है, क्या पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मुझे पता है कितने हैं 1। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी पता है, टोटल मोल्स के भी पता है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी किसके बराबर होगा 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी किसके बराबर हुआ 2 माइनस 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी किसके बराबर हुआ 1 के बराबर हुआ। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना आया 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना आया 1। अब थोड़ी देर के लिए यहां आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ, अभी जो हमने सॉल्व किया था। अब दोनों का कंपेयर करो, दोनों क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करके बताओ कि फर्क क्या है दोनों में। यहां पे मैंने लिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना लिया था हमने 0.5, कितना लिया था 0.5, और यहां पे कितना ले लिया 1/2। क्या दोनों सेम नहीं है? क्या मैं 1/2 को 0.5 लिख सकता हूं? हां लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर लिख सकते हैं तो यहां तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 0.5 आया, और यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 1 आ गया, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी भी 0.5 आया, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 1 आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ गए। अगर आपने 1/2 के फॉर्म में लिया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, लेकिन 0.5 की टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। ऐसा कैसे हो गया? क्या हमारा आंसर गलत आएगा? क्या हमारा आंसर गलत आएगा अगर हमने किसी एक मेथड से चल गए? क्या हम इस मेथड से चले या फिर इस मेथड से चलें? कौन से मेथड से चलें? तो देखो बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से एक चीज सुनना। अगर तुम कभी भी कोई सॉल्यूशन बनाते हो, लेट्स सपोज तुम नींबू पानी बनाते हो, नींबू पानी बनाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गए, तुम उनको नींबू पानी पिलाओगे। काफी सारे मेहमान आ गए तो तुम्हें नींबू पानी बनाना है। नींबू पानी किसमें बनाओगे? किसमें बनाओगे? जग में बनाओगे। जग में नींबू पानी बनाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? पानी चाहिए, नींबू चाहिए, शुगर चाहिए, या फिर सॉल्ट चाहिए। तो देखो जग के अंदर तुम नींबू पानी बना रहे हो तो जग के अंदर पानी ज्यादा, सॉल्ट ज्यादा, शुगर भी ज्यादा और नींबू भी ज्यादा, राइट? तो जग के अंदर सारी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तुमने जग के अंदर नींबू पानी बना के अब गेस्ट को पिलाने जा रहे हो, तो क्या तुम उसको जग से पिलाओगे? क्या बोलोगे कि मुंह खोलो पी लो? नहीं ना, तुम हमेशा किससे पिलाते हो? गिलास में पिलाते हो। ओके,
तो अब अगर तुम उसको गिलास में नींबू पानी पिलाने जा रहे हो तो गिलास में नींबू भी कम, पानी भी कम, शुगर भी कम एंड सॉल्ट भी कम। तो मुझे बताओ टेस्ट कम आएगा क्या? तो मुझे बताओ क्या टेस्ट कम आएगा क्या कि सेम आएगा? देखा होगा तुमने टेस्ट हमेशा सेम आता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो देखो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि यहां पे रिलेटिव अमाउंट दोनों जगह सेम है। यहां पे रेशियो है, रेशियो ऑफ मोल्स है, दोनों जगह रिलेटिव अमाउंट सेम है। अगर रिलेटिव अमाउंट सेम है तो चाहे ये वाला मेथड फॉलो करो या ये वाला मेथड फॉलो करो, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। और यहां से हमें एक और चीज सीखने को मिली कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करते। जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के क्या है ये? इंडिपेंडेंट। बोले तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्या है ये? कंसंट्रेशन टर्म्स जो है ये इंटेंसिव है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, आई से आई मिलाओ, आई से आई मिलाओ, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव है, इंडिपेंडेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। और यही रीजन था हमारा आंसर सेम आएगा चाहे हम कोई सी भी मेथड से फॉलो करें, बिकॉज रिलेटिव अमाउंट क्या होता है? सेम होता है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स में एक चीज आती है टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो देखो टेम्परेचर पे कौन सी टर्म्स डिपेंड करेंगी? जहां कहीं भी तुम्हें वॉल्यूम दिखे ना, जिस कंसंट्रेशन टर्म में तुम्हें वॉल्यूम दिखे, मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे या टेम्परेचर के चेंज करने पे वॉल्यूम में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो बिल्कुल ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो टेम्परेचर पे कौन कौन डिपेंड करेगी? जहां जहां वॉल्यूम आ रहा हो। तो वॉल्यूम कहां आ रहा था? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, नॉर्मेलिटी में आ रहा था, फॉर्मेलिटी में आ रहा था, स्ट्रेंथ में भी आ रहा था। स्ट्रेंथ क्या था? ग्राम पर लीटर। तो ये सारी की सारी कंसंट्रेशन क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और एक और है जो क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना हो, जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करें। तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करेगा? जहां पे वॉल्यूम की टर्म नहीं होगी। और हमें बहुत अच्छे से पता है वेट बाय वेट परसेंट में वॉल्यूम की टर्म नहीं है। और हमें एक और भी पता है कि मोलैलिटी में, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या यहां पे वॉल्यूम वाली टर्म आई? तो वॉल्यूम वाली टर्म नहीं आई। तो ये भी क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में भी क्या वॉल्यूम वाली टर्म थी? जी नहीं। तो ये भी क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, रिजल्ट बढ़िया कहां आएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट में कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में? देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है वो वॉल्यूम उनका चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ साथ। अगर वॉल्यूम चेंज आ रहा है तो तुम्हारे रिजल्ट में एरर आ सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो रिजल्ट बेटर आएगा। तो जो हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं ये क्या देती है? हमारे पास बेटर रिजल्ट देती हैं। तो ये था हमारे पास जो लेक्चर सीरीज अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आई होप तुम्हें अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।